बहराम अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए औंधे मुंह ज़मीन पर गिर पड़ा था। आर्यान ने उसे गिरेबान से पकड़कर उठाया और एक मुक्का उसके चेहरे पर रसीद किया। तुम्हारा फैसला तो अब एडी सर ही करेंगे, क्योंकि तुमने उनकी इज्जत को पामाल करने की कोशिश की है। ले जाओ इसे और इसे सेल में डाल दो। एडी सर खुद डील करेंगे इसे। आर्यान ने माइकल को इशारा किया था। वो 2 गार्ड्स के हमरा उसे घसीटते हुए ले गए थे। बहराम अपने आप को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मुकाबिल में वो 3 हट्टे कट्टे नौजवान थे। बहराम को उनके हवाले करने के बाद आर्यान उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ शाहनूर थी। दरवाज़ा धीरे से खटखटाया था। शाहनूर बाहर से आने वाली आवाज़ों को सुन चुकी थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ना वो एडी के अलावा किसी को जानती थी। दोबारा दरवाज़ा बजने पर वो फिर डर गई और उसका जिस्म बुरी तरह से कांपने लगा था। उसे मालूम नहीं था कि अब कौन सी आफत उसके सरबराह। दरवाज़ा दोबारा बजने पर वो फिर से डर गई थी और उसका जिस्म बुरी तरह से कांपने लगा था। उसे मालूम नहीं था अब कौन सी आफत उसके सर पर आ गई है। शाहनूर से दरवाजे से डरकर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पीछे हुई और दीवार से जा लगी थी। जब आर्यान की आवाज़ उसके कानों में पहुंची, भाभी प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहराम को पकड़ चुके हैं हम, अब आप महफूज हैं। मैं आपको बहिफाजत एडी सर तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आर्यान की बातों से शाहनूर को एकदम से हैरत का शदीद झटका लगा था। साथ में कुछ तसल्ली भी हुई। बहराम की आवाज़ वाकई अब नहीं आ रही थी, जिसका मतलब था वो अब यहाँ नहीं है। शाहनूर कुछ पल वैसे ही बैठी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते उठी थी और छोटे छोटे कदम उठाती दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाजे का लॉक खोला और फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। सामने आर्यान खड़ा था। आ जाए भाभी, बाहर आ जाए, अब आप महफूज हैं। आर्यान अदब से सर झुकाते हुए बोला था। शाहनूर कमरे से बाहर निकली। आर्यान ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया था। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। शाहनूर के हवास कुछ बहाल हुए तो सोफे की एक तरफ बैठ गई। आर्यान ने पानी उसकी तरफ बढ़ाया। वो कुछ नॉर्मल हुई तो उसने तशक्कुर भरे तासुरात से आर्यान की तरफ देखा था। वो उसके लिए एक हमदर्द साबित हुआ था, जिसने उसकी इज्जत बचाई, उसे सहारा दिया, वरना न जाने आज उसके साथ क्या हो जाता। मेरा नाम आर्यान है, मैं एडी सर का टीम मेंबर हूँ और उनके बचपन का दोस्त भी। आप उनकी वाइफ है ना? आर्यान की बात पर शाहनूर ने इस बात में सर हिलाया। क्या आप ये सब कुछ पहले से जानते थे? ये जो अभी शाहनूर से कोई बात नहीं बन पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे उसका यूं अचानक ऐन मौका पर पहुंच जाना। वो सब कुछ जानते हो ना? मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मेरे ख्याल में आपको एडी सर के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से आप मुझे भी नहीं जानती। शाहनूर ने नफी में सर हिलाया था। मैं बहराम और एडी सर हम लोग पिछले 10 सालों से एक साथ हैं। बहराम होमलेस चाइल्ड के इदारे में रहता था। उसके पेरेंट आज तक पता नहीं चल सका कि कौन थे। एडी और उसकी मुलाकात एक स्नोकर क्लब में हुई थी। मेरी मॉम कनाडा में होती है। मेरे डैड की मेरे बचपन में ही डेथ हो गई थी, तब मैं बहुत छोटा सा था। डैड की शक्ल भी याद नहीं मुझे सही से। उसके बाद से मेरी मॉम कनाडा शिफ्ट हो गई। एडी और मैं एक साथ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं। मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ। मैं अपनी मॉम के साथ नहीं गया। वो क्यों? मुझे पाकिस्तान में रहना ज़्यादा पसंद था। दूसरे मुल्क में जाकर मुझे अजीब सी वहशत होती थी। मैं कुछ दिन ही वहाँ रहा, फिर वापस आ गया। मेरी मॉम बहुत नाराज़ हुई है, उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दी, लेकिन मैं क्या करता, मेरा दिल नहीं लगता था वहाँ पर। मुझे हर वक्त पाकिस्तान की याद आती रहती। मेरी यूनिवर्सिटी, मेरे दोस्त और एक यादों का अंबार लग जाता था जहन में। मेरे पास यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। एडी ने मुझे अपने घर में जगह दी। उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी, सब ने बहुत ख्याल रखा मेरा। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उन्हीं की फैमिली का हिस्सा हूँ। शाहनूर बहुत हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। वो तो एडी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो बस लोगों की जानें लेता है, उनका बेदर्दी से कत्ल करता है। फिर एक स्याह रात एडी की ज़िंदगी में आई जिसने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या मतलब? कैसी रात? क्या हुआ था उस रात को? शाहनूर उसकी बातों को बहुत गौर से सुन रही थी। एडी की एक की बहन थी आनिया, जो इसको अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज थी। आथिर और आनिया में बहुत प्यार था। आनिया इससे 6 साल छोटी थी। इस वक्त वो कॉलेज की स्टूडेंट थी। जब आनियान कुछ कहते कहते रुक गया। जब क्या, शाहनूर को तजस्सुस के साथ साथ परेशानी भी हो रही थी। जब एक रात एक हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले 5-6 आवारा लड़कों ने उसे कॉलेज से घर आते हुए रास्ते में अगवा कर लिया था और फिर ज्यादती का निशाना बनाया। एडी को वो कॉलेज के पिछले सुनसान हिस्से में झाड़ियों में नीम मुर्दा हालत में पड़ी हुई मिली थी। क्या शाहनूर दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए थे। अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो एडी के बाजू में ही दम तोड़ गई। क्या शौक की वजह से शाहनूर के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली थी।
आर्यान के चेहरे पर भी तकलीफ के आसार वाज़िया थे, जैसे वो अपनी आप बीती सुना रहा हो। शानूर ने दुख से उसकी तरफ देखा। कुछ पल रुकने के बाद आर्यान दोबारा शुरू हुआ। एडी इस दिन के बाद से जैसे अपने आवाज़ को बैठा था, पागलों जैसी हालत हो गई थी उसकी। क्या मतलब भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड क्या घास चरने गए हुए थे जो वो इतनी आसानी से निकल गई? वो देवनुमा इंसान जूते की नोक उसकी टांग पर रखते हुए इस पर दबाव डालकर धाड़ते हुए बोला था। मुकाबिल उसकी दाढ़ से अंदर तक कांप गया था। पता नहीं पाशा साहिब, हम खुद हैरान हैं। इतने गार्ड कॉलेज के बाहर खड़े थे, वो उन सब से बचकर कैसे निकल सकती है? उसके जवाब पर उसने हाथ में पकड़ी गन पूरी कुव्वत से सामने पड़े शीशे की मेज पर दे मारी थी, जिसकी वजह से उसमें हल्की सी दरार आ गई थी। 1-2 फुट की लड़की नहीं संभालेगी। तुम लोगों से गलती हो गई पाशा साहिब, हम ढूंढ रहे हैं उसे। जल्द से जल्द आपके सामने होगी वो। आप फिक्र ना करें, बस मुझ पर भरोसा रखिए। मुकाबिल निदामत से सर झुकाते हुए बोला। तुम पर भरोसा करके हम देख चुके हैं काजिम, अंजाम हमारे सामने है। वो लड़की जिसे आज तुमने मेरे हवाले करना था वो सुबह से गायब है, और तुम कह रही हो मैं तुम पर भरोसा करूँ? एक बार फिर दहाड़ा था। सोफे पर बैठे काजिम साहिब को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। खौफ के बायस पेशानी पर चंद पसीने के कतरे नमूदार हो चुके थे। सोफे के पीछे खड़ी मिसेस काजिम भी काजिम साहिब की हालत देखकर परेशान हो चुकी थी। उनको इस चीज़ की फिक्र सताई जा रही थी कि न जाने अब आगे क्या होगा, क्योंकि पाशा के गुस्से से सब अच्छी तरह वाकिफ थी। वो किसी की जान लेने में 1 सेकंड भी नहीं लगाता था, और लाश या समंदर में भिगवा देता या ऐसा हाल करता कि काबिल शनाख्त भी न रहती। मिसेस काजिम दिल ही दिल में ईशल को कोस रही थी। उनका बस चलता तो अभी इसी वक्त पकड़कर उसका गला दबा देती, जिसकी वजह से उन्हें इतनी बेइज्जती और जिल्लत का सामना करना पड़ रहा था। जावेद कमाल पाशा नाम है मेरा। अपना हिसाब नहीं छोड़ता। अगर 2 दिन के अंदर अंदर वो लड़की मुझ तक ना पहुंची तो जो रकम तुम्हें कल दी थी वो और तुम्हारी कंपनी के पेपर सब कुछ वापस ले लूँगा। और ये घर जिसमें तुम इस वक्त खड़े हो, पाशा ने उसके अजीम शान विले की तरफ इशारा किया जो किसी महल से कम नहीं था। फिर अपने रहने का खुद ही इंतज़ाम करना और कोई काम धंधा ढूंढना। अगर मिल गया तो जब 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी तो सड़कों पर आ जाओगे, तब पता चलेगा इन आसाइशों से दूर होके कैसी गुजरती है ज़िंदगी, तो एहसास होगा तुम्हें। नहीं पाशा साहिब, खुदा के लिए ऐसा ना करें। हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो आपके सिवा और कोई नहीं है। आपके सहारे ही तो जिंदा हूँ मैं। आप सब कुछ छीन लेंगे तो हमारा क्या होगा? मैं आपसे वादा करता हूँ 2 दिन के अंदर अंदर ईशल आपके सामने होगी, चाहे मुझे इसे कहीं से भी ढूंढ कर लाना पड़े। वो पाशा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। 2 दिन के अंदर अंदर अगर वो ईशल को मेरे हवाले ना किया तो फिर 2 दिन के बाद ये घर खुद ही खाली कर देना, अपना ज़रूरी सामान समेटना और मेरी बला से जहाँ मर्जी जाना, यहाँ से दफ़ा हो जाना। बिजनेस के सारे शेयर्स भी मैं वापस ले लूँगा। मुझे मेरी चीज़ नहीं मिल सकी तो मैं क्यों तुम लोगों का ख्याल करूँ? वैसे तुम लोगों की औकात नहीं है इन सब चीज़ों की। पाशा खूंखार नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए वहाँ से निकल गया था। साथ उसके आगे पीछे 7 से 8 गनमैन भी उसकी पैरवी करते हुए लाउंज से बाहर निकल गए। उनके निकलते ही काजिम साहिब लंबे लंबे सांस लेकर अपना सांस बहाल करने लगी थी। मिसेस काजिम भागकर उनके पास आई। अब क्या होगा काजिम? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। उस 2 टके की लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। एक बार मेरे सामने आ जाए, उसकी जान लेने में 1 मिनट ना लगाऊं। बस चुप कर जाओ, दिमाग ना ख़राब करो मेरा। हर हाल में उसे ढूंढ कर लाना होगा, वरना ये पाशा वो हाल करेगा हमारा कि तुम सोच भी नहीं सकती। काजिम अपनी एहलिया पर बरम होते वहाँ से उठ गए। सुबह शानूर की आँख खुली तो अपने आप को बेड पर सोए देखकर चौंकी। फिर उसे याद आया कि रात को एडी के पास आ गई थी। उसने इधर उधर नजरें घुमाई, एडी कहीं नहीं था। वो कुछ पल यूं ही बैठी रही, फिर उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। वो जैसे ही बाहर निकली, सामने ड्रेसिंग पर ब्रश से अपने उलझे हुए बाल सेट करने लगी थी, तभी शीशे में नजर आते अपने पीछे खड़े एडी पर नजर पड़ी। वो चौंक कर पीछे मुड़ी थी। तुम कब आए और कहाँ थे? शानूर को समझ नहीं आया क्या बोले। मैं बाहर जॉगिंग के लिए गया था। तुम सुनाओ, खैरियत है? इतना जल्दी क्यों उठ गई? एडी ट्रैक सूट में मलबूस अपने दोनों हाथ ट्राउज़र की पॉकेट में डाले उसकी तरफ देखते हुए बोला था। वो मैं रात को जल्दी सो गई थी शायद, इसलिए जल्दी आँख खुल गई। खैर अच्छा है ना, जल्दी उठ गई। तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। शानूर जल्दी से ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए अपना दुपट्टा सही करते जैसे ही उसके पास से गुजरने लगी थी, एडी ने उसे बातों से पकड़कर खींचकर अपने सामने किया था। वो एडी की हरकत पर घबराकर उसकी तरफ देखने लगी। रात को क्या हो गया था तुम्हें? क्या हुआ था? शानूर जानबूझकर अनजान बनते हुए बोली। रात को तुम खुद चलकर मेरे पास आई थी मिस शानूर, और फिर मेरे पास बैठे ही सो गई। एडी इसके चेहरे पर आई लिड कान के पीछे करते हुए बोला था।
मुझे फ़िक्र हो रही थी, तुम पता नहीं कहाँ होगी। शानूर से कोई बात नहीं बन पा रही थी, नज़रें चुराते हुए बोली। एडी दिलचस्पी से उसके चेहरे के उड़ते रंगों को देख रहा था। ओहो, तो मिस शानूर, आपको कब से फ़िक्र होने लगी मेरी? आप तो मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी ना। शानूर के लिए इधर मज़ीद खड़े रहना दुश्वार हो गया था। एडी ने एक साइड पर होकर उसके लिए जाने का रास्ता छोड़ दिया। शानूर जल्दी से भागने के से अंदाज में वहाँ से निकल गई। जब एडी की आवाज़ फिर से पीछे से आई थी तो वो रुक गई। और सुनो, नाश्ते से पहले एक ब्लैक कॉफ़ी भिजवाना मेरे लिए, मैं रोज़ पीता हूँ। शानूर इस बात में सर हिलाते हुए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। एडी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट छा गई थी। जहानान फ्लैट की चाबी घुमाकर दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। थका हारा बैग सोफे पर फेंकते हुए खुद भी टांगे सोफे पर फैलाए इधर ही बैठ गया था। सर ऊपर की तरफ मोड़े वो अपनी कनपटियों को मसल रहा था। आज का दिन बहुत थका देने वाला था। मुसलसल क्लासेस लेने की वजह से वो खासा थक चुका था। तभी वो किसी की आवाज़ पर चौंका। हेलो, देखा तो सामने हाथ में पानी का गिलास थामे ईशल खड़ी थी। थैंक्स, जहरान ने गिलास पकड़ते हुए कहा। ईशल उसके सामने ही बैठ गई थी। कोई आया तो नहीं था, ना कोई मसला तो नहीं हुआ मेरे जाने के बाद? ईशल ने जल्दी से नफ़ी में सर हिला दिया। ओके, जहरान उसकी तरफ गिलास बढ़ाते हुए बोला। तुम कहीं जा रही हो क्या? जहरान ने उसके तैयार से हुलिया की तरफ देखते उसे मुखातिब किया था। ईशल, हाँ, मैं अपने काम पर जा रही हूँ। काम? तुम्हारा कौन सा काम है? जहरान हैरानी से बोला। मैं कॉफ़ी शॉप पर जॉब करती हूँ। 3 बजे जाती हूँ वहाँ, कॉलेज से सीधा वहीं चली जाती थी, फिर रात को ही घर आती। लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे डैड का बहुत बड़ा बिजनेस था जो सारा तुम्हारा है, तो फिर तुम्हें स्टडीज़ के साथ जॉब करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, था तो सब कुछ मेरा ही, लेकिन वो जो मेरे स्टेप पेरेंट्स हैं ना, वो कब्जा जमा कर बैठे हैं हर चीज़ पर। मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते। ईशल लापरवाही से कंधे उचकाते हुए बोले। लेकिन ऐसा क्यों? जहरान को मज़ीद हैरानी हुई। क्योंकि वो मुझे पढ़ाना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अगर मैं पढ़ लिख गई तो उनके बिजनेस में मुदाखलत कर सकती हूँ, जबकि वो जानते हैं कि सब कुछ मेरा ही तो है। अगर मैंने कोर्ट के ज़रिए अपना हिस्सा मांग लिया तो फिर वो लोग तो सड़क पर आ जाएंगे। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढूं। इस वजह से मैंने साथ साथ जॉब करनी शुरू कर दी और अपनी तालीम के अखराजात खुद ही पूरे करती हूँ। लेकिन तुम देखना, एक दिन मैं उनकी छीनी हुई एक एक चीज़ वापस लेकर रहूँगी। वो जानते नहीं है मुझे अभी। खैर, अभी मुझे देर हो रही है, मैं 7 बजे तक वापस आ जाऊँगी। ओके बाय। एक छोटा सा शोल्डर बैग कंधे की एक तरफ लटकाए हाथ से उसे बाय का इशारा करती दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकल गई थी। दूसरी तरफ जहरान ने अफसोस से इस छोटी सी लड़की को जाते हुए देखा। वो जिस किस्म के हालात से गुजर रही थी, ऐसे में जहरान दिल में इसकी हिम्मत को दाद दिए बिना न रह सका। जारी है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।